Good morning, students. Today we will start our next chapter, that is distribution of oceans and continents. Students, आज जैसा हम continents and oceans का distribution देखते हैं अर्थ पर, would you think it was similar from its initial stage? Means when the earth developed, the oceans and continents developed in the similar way as we are seeing in the present. कि जो ओशंस और कॉन्टिनेंट्स है क्या वो पहले भी ऐसे ही थे या फिर कुछ और था जब अर्थ जो है हमारी बनी, तो क्या कॉन्टिनेंट्स और ओशंस का डिस्ट्रीब्यूशन सेम था? अब इस चीज़ को लेकर जो है ये हमारा चैप्टर है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, to find out the answer of this question, we will discuss the three theories about the distribution of oceans and continents. First theory is continental drift theory. Second is sea floor spreading, and the most reliable and important theory is the plate tectonic theory. So ये जितनी भी तीन थ्योरीज हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, वन बाय वन हमारे सामने एक एक पॉइंट क्लियर होता चला जाएगा. सो फर्स्ट इज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी. सबसे पहले कि आपको पता है जैसे कि हमारे अर्थ पर जो 71% जो है वो क्या है, वाटर है, और 29% जो है वो हमारा कैसा है, लिथोस्फीयर यानी हमारा रिजिड पार्ट है. ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 71% वाटर है, 29% जो है वो हमारा रिजिड यानी कॉन्टिनेंटल पार्ट है अर्थ का. तो इट मीन्स कि ये जो हमारी स्टार्टिंग से वाटर और कॉन्टिनेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, नो डाउट लैंड और वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन सेम होगा, बट इनका जो पोर्शन हम कह सकते हैं सेम होगा, बट इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ये माना जाता है कि स्टार्टिंग में सेम नहीं था. अब इसके पीछे क्या थ्योरीज हैं कि उन्होंने ऐसी क्या चीज़ें हुई. अगर ऐसा हम मान लें कि जो आज की प्रेजेंट सिचुएशन है वो पहले नहीं थी, कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो आज वाली पोजीशन में पहले नहीं थे, तो इट मीन्स ऐसी क्या बात हुई होगी, ऐसे कौन से जो है वहाँ पर सर्कमस्टांसेस हुए होंगे, ऐसी क्या कंडीशंस हुई होंगी कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो जो है वो आज की सिचुएशन में पहुँच गए. तो हमें इस चीज़ के लिए जो आंसर है, और ऐसा कंसेप्ट आया कहाँ से, पहला हमने सोचा कहाँ से, ये चीज़ कैसे हमारे दिमाग में ये बात आई. तो ये बात जो है सबसे पहले जो है 1596 में ही वॉज अ मैप we can say cartologist that Antonio Pellegrini, and before him Abraham Ortelius. Abraham Ortelius was a Dutch map maker. In 1596, when he was making the map of the world, he recognized some similarities और some fitness between the continents. उसने कुछ देखा, ऑब्जर्व किया कि हम कॉन्टिनेंट्स को एक दूसरे में फिट कर सकते हैं, और वो काफ़ी हद तक सही भी था. तो इसी प्रोसीजर को, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा जो है मान्यता नहीं मिली, लेकिन 1912 में जब अल्फ्रेड वेगनर ने उसी के इस आइडिया से जो है उसको और आगे स्टडी किया. ही वॉज अ जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट and he studied about this concept that there is a similarity between some continents, or we can fit the continents in between them. So he began to study. उसने स्टडी करना शुरू किया, और he was surprised that we can match all the continents in a single marsland, or we can fit all the continents in a single marsland. आज का आपको मैं बताती हूँ कि यहाँ पर आप ये जो लैंडमार्क देख रहे हो, ये उनकी एक थिंकिंग है कि स्टार्टिंग में अबाउट 300 मिलियन ईयर्स अगो क्या सिचुएशन रही होगी कि हमारा ये जितने भी कॉन्टिनेंट है वो एक सिंगल लैंडमास के रूप में थे. आज आप देखते हो कि यहाँ पर आपका जो है वो नॉर्थ अमेरिका है, फिर साउथ अमेरिका है, फिर यहाँ पर यूरोप और एशिया, फिर अफ्रीका है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया. इस तरीके से हमें जो है डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई देता है. कॉन्टिनेंट्स आर फर्दर अवे फ्रॉम द अदर कॉन्टिनेंट्स. सो यहाँ पर हमें इस तरीके का प्रेजेंट सिचुएशन नजर आता है.
तो उन्होंने क्या एज्यूम किया कि हम इजीली जो है इनको एक दूसरे में फिट कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर समझो कि यहाँ जो ये पार्ट है ये आपको दिखाई दे रहा है अफ्रीका का पार्ट, अफ्रीका का आप ये देख सकते हो कि ये चीज जो है अफ्रीका की है, अफ्रीका, और ये जो पार्ट है वो हमारा साउथ अमेरिका का है, ये पार्ट जो है वो नॉर्थ अमेरिका का है, ये आप कह सकते हो यूरेशिया यानी यूरोप भी इसमें इंक्लूड है और एशिया भी। ऐसे कि ये जो हमारी ये नीचे की चीज दिखाई दे रही है दैट इज इंडिया एंड ये ऑस्ट्रेलिया, और ये जो है वो आपका थोड़ा सा पार्ट जो है एशिया का, ठीक है, ये है आपका अंटार्कटिका। तो अगर हम इनके मैप्स को देखें तो उन्होंने ये एज्यूम किया कि ये सारा लैंड मास जो है वो पहले क्या था, एक सिंगल लैंड मास था। अगर हम इनके मैप्स को अब भी फिट करना चाहें तो इजीली फिट कर सकते हैं। हियर यू कैन सी दिस इज अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, और ये साउथ अमेरिका है। साउथ अमेरिका को अगर हम इसमें से सेपरेट करें, सपोज ये हमारा साउथ अमेरिका है प्रेजेंट डे का, इस साउथ अमेरिका को अगर हम ये अगर हम इसका जो मैप है साउथ अमेरिका का या लेटेस्ट मैप देखें तो साउथ अमेरिका को आप ऐसे सीधे देखोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपका साउथ अमेरिका है वो इस तरीके से है, यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर एक साउथ अमेरिका में बल्ज दिखाई देता है। अब अगर हम इसको थोड़ा सा टेढ़ा करके देखें तो ये बल्ज जो है वो इजीली फिट हो जाता है अफ्रीका के इस डिप्रेशन एरिया में, जो अंदर को स्क्वीज एरिया है इसमें हम इसको इजीली फिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें एक क्लियर पिक्चर मिलती है कि अगर हम किसी सभी कॉन्टिनेंट्स को अगर ज्वाइन करना चाहें तो ईजिली उनको ज्वाइन किया जा सकता है, उनको मर्ज किया जा सकता है। उनकी लैंड बाउंड्रीज जो है, उनकी ओशन बाउंड्री जो है वो इस तरीके से है कि दे कैन ईजिली फिट विद वन अनदर। अब यहाँ पर उसने क्या कहा कि जो हमारा लैंड मास है वो दैट वाज अ सिंगल लैंड मास near about 300 million years ago, that is कार्बोनोफेरस युग यानी कार्बोनोफेरस एज में जो हमारा लैंड मास है दैट वाज अ सिंगल लैंड मास, एंड दिस लैंड मास वाज कॉल्ड पैंजिया। He called it Pangea. Pangea means a single landmass, and it was surrounded by the oceans from all the side. कि ये जो हमारा लैंड मास है वो ओशन से जो है वो घिरा हुआ था, एंड दैट ओशन नेम वाज, उस ओशन को उसने क्या कहा, पैंथालासा। दैट ओशन वाज कॉल्ड पैंथालासा। पैंथालासा मीन्स अ ह्यूज ओशनिक सरफेस, कि यहाँ पर जो है एक बहुत ही बड़ा ओशन था जिसको उन्होंने पैंथालासा कहा। अब पैंथालासा मीन्स मेगा ओशन, पैंजिया मीन्स कॉन्टिनेंट यानी अ सिंगल लैंड मास। अब क्या हुआ होगा कि हम यहाँ पर जो है थोड़ा सा अज्यूम करें, बट उसने इसके लिए प्रूफ भी दिए, उसके बारे में भी हम जो है इन बाद में बात करेंगे। तो 200 इयर्स एगो क्या हुआ कि ये हमारी सिचुएशन थी 300 मिलियन इयर्स एगो। तो 200 मिलियन इयर्स एगो इट बिगेन टू स्प्लिट। ये जो हमारा सिंगल लैंड मास है वो स्प्लिट होना शुरू हो गया, अलग होना शुरू हो गया। तो अलग होने के साथ साथ ये जो नॉर्थ अमेरिका का पोर्शन है उसने इधर के साइड ड्रिफ्ट करना शुरू कर दिया, यूरेशिया ऊपर की ओर ड्रिफ्ट होना शुरू हो गया, एशिया भी जो है इधर की तरफ चलना शुरू हो गया, ऑस्ट्रेलिया नीचे, अंटार्कटिका जो है वो भी नीचे ड्रिफ्ट करना स्टार्ट हो गया, साउथ अमेरिका जो है वेस्टर्न साइड जो है से अलग हो गया। तो इस तरीके से जो है ये थोड़ा सा पार्ट जो है स्प्लिट होना शुरू हुआ। और सबसे पहले ये जो पार्ट स्प्लिट हुआ तो वो किस पार्ट में हुआ, 2 पार्ट्स में हुआ, यानी कि एक जो पार्ट है वो ऊपर नॉर्थवर्ड शिफ्ट कर गया और एक पार्ट साउथवर्ड शिफ्ट कर गया। तो इस तरीके से इसको सबसे पहले उन्होंने माना कि ये जो पार्ट है वो 2 पार्ट में स्प्लिट हो गया। अब ऊपर के पार्ट का जो यहाँ पर यूरोप और एशिया का मिलकर बना हुआ था उस पार्ट को उन्होंने क्या नाम दिया, लॉरेशिया, जिसमें कि लॉरेशिया में हमारे कौन कौन से पार्ट्स इंक्लूड थे, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया कॉन्टिनेंट। ये पार्ट थे वो नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो गए जिसको उन्होंने क्या कहा, लॉरेशिया, और कुछ जो पार्ट है वो नीचे की ओर शिफ्ट हो गया दैट वाज कॉल्ड गोंडवाना लैंड।
जो साउथवर्ड शिफ्ट हुआ पार्ट उसको हम उसने क्या कहा, गोंडवाना लैंड। अब गोंडवाना लैंड कंप्राइजेस साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। तो इसमें आप देख सकते हो कि आज के प्रेजेंट डे के नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया कंप्राइजेस लॉरेशिया, गोंडवाना लैंड कंप्राइजेस टुडेज साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। तो इस तरीके से जो हमारा पैंजिया है वो स्प्लिट हो गया इन द टू पार्ट्स दैट वर कॉल्ड लॉरेशिया एंड गोंडवाना लैंड। अब जब एक चीज स्प्लिट होगी, एक चीज को आपने यहीं पर ध्यान रखना है कि एक यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है, तो बीच में जो है वो क्या होगा, सी होगा। तो इट मीन्स बीच में तो कुछ स्पेस रह गया ना, तो वहां पर क्या आ गया, सी। जिस सी का नाम था टेथिस सी। क्या नाम था उसका, टेथिस सी। इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, बट यहाँ पर आपको बताना जरूरी था क्योंकि यहाँ पर आप इजीली समझ सकते हो कि एक पार्ट ऊपर गया, एक नीचे गया, तो बीच का जो स्पेस है उसको किसने कवर कर लिया, सी ने, और दैट वाज कॉल्ड टेथिस सी। तो इस तरीके से धीरे धीरे जो ये पार्ट्स हैं दे वर स्प्लिटेड फ्रॉम वन अनदर एंड दे गेट देयर प्रेजेंट डे सिचुएशन। तो ये जो चीज़ है वो अब स्प्लिट हो गई और वो अपने प्रेजेंट सिचुएशन में आ गई। अब ऐसे ही कोई भी चीज़ कह दे हमें कि पहले एक था, फिर दो पार्ट हो गए और फिर वो अब एक दूसरे से दूर हो गए, तो क्या हम मान लेंगे, नहीं ना। तो उसके लिए उसने क्या दिए, कुछ एविडेंस दिए अल्फ्रेड वैगनर ने टू सपोर्ट इट्स थ्योरी। अब ये जो फोर जो है मेन, वैसे तो बहुत सारे एविडेंस हैं बट देयर आर फोर मेन एविडेंस रिगार्डिंग द सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। फर्स्ट इज जिग्सॉ फिट। जिग्सॉ फिट मीन्स कि आपने अभी जो डायग्राम देखा था उसमें कि वी कैन फिट ऑन द कॉन्टिनेंट्स इन वन अनदर वेरी इजीली, देयर बाउंड्रीज आर लाइक दैट, दे कैन बी फिटेड वेरी मच इजीली। तो इस चीज को उन्होंने किसका नाम दिया, क्योंकि वो जिगजैग वे में फिट हुए, दैट इज कॉल्ड जिग्सॉ फिट। कि और ये बहुत एक काफी हद तक जो है वो रिलायबल भी लगता है कि जिग्सॉ फिट जो है मीन्स जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं देन कैन बी वेरी मच फिटेड। और इस चीज़ को जो है सबसे जो ये अनमिस्टेकेबल मैच था उसको कैसे उन्होंने प्रोड्यूस किया, बाय द मैप। बाय द मैप बुलेट जो है, बुलेट ने जो एक मैप बनाया 1964 में, और उसमें उन्होंने अटलांटिक ओशन के दोनों कोस्ट को आपस में मिला के दिखाया। अब अटलांटिक कोस्ट आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है आपका यूरोप अमेरिका, फिर यहाँ पर साउथ अमेरिका, फिर यहाँ यूरोप है और यहाँ पर आपका अफ्रीका है। तो यहाँ पर आपका जो ये चीज़ है वो है अटलांटिक ओशन। तो अटलांटिक ओशन के दोनों कोस्ट को बिल्कुल इजीली फिट किया जा सकता है, उसने अपने मैप से इस चीज़ को करके दिखाया। तो ये जो है वो फर्स्ट एविडेंस था टू सपोर्ट द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। अब इतना ही कह देना सफिशिएंट नहीं है, ये एक कोइंसिडेंस भी हो सकता है कि हम चीज़ों को फिट कर सकते हैं। जैसे कि जिग्सॉ में जिगजैग हम होते हैं जो हम फिटिंग करते हैं, जैसे आप पजल्स लेते हो, पजल्स को आप एक दूसरे में इजीली फिट कर लेते हो, तो इस तरीके का भी कुछ हो सकता है। तो इसके एविडेंस में उन्होंने दूसरा जो है वो एविडेंस दिया rocks of same age across the ocean। अब क्या किया जाता है कि जो रॉक्स हैं उनके बारे में स्टडी की जाती है कि रॉक्स जो हैं उनसे जो साइंटिस्ट हैं टाइम टू टाइम जो हम रॉक्स की स्टडी करते हैं, तो साइंटिस्ट ने क्या लिया कि जो हमारा अटलांटिक ओशन था इसके दोनों साइड की रॉक्स की स्टडी की, डिफरेंट साइड से उसने रॉक्स ली और उनके बारे में स्टडी की। एंड व्हाट ही फाउंड द रॉक्स आर आइदर साइड्स आर ऑफ द सेम एज, कि दोनों साइड से जो उन्होंने रॉक्स ली उनकी एज को जब उन्होंने डिटरमिन किया तो वो जो है वो एशियंट रॉक्स जो थी वो 2000 मिलियन ईयर्स अगो की एज रॉक्स थी, जो हमें ब्राज़ील कोस्ट पर भी मिलती है और सेम
रॉक्स जो हैं उसके डिपॉजिट जो हैं वो हमें अफ्रीका के उसमें भी रॉक्स में भी मिलते हैं। तो जबकि इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा जो है डिस्टेंस है, अटलांटिक ओशन है पूरा एट प्रेजेंट, बट हाउ कैन इट बी पॉसिबल दैट द South America and Africa have the rocks of same age? It denote that they are in some time they were the part of one land. कि इससे पता लगता है कि ये कहीं ना कहीं एक ही लैंड के डिफरेंट पार्ट्स थे। नेक्स्ट है टिलेट। टिलेट मीन्स सेडिमेंट्री रॉक्स की जो डिपोजिशन है जो ग्लेशियर टाइम्स में हुई वो भी हमें डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ पर सेम टाइम में नज़र आती है। अब इसके जो हमारे साउदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पर जो काउंटर पार्ट्स हैं लैंड मास के वहाँ पर भी हमें, जिसमें कि इंडिया हमें दिखता है, ऐसे ही जो ग्लेशियर के जो रॉक्स है, रॉक्स मीन्स इसमें यहाँ पर हम क्या कहेंगे, रॉक्स ऑफ द ग्लेशियर टाइम। ग्लेशियर टाइम के हमें रॉक्स में जो है एविडेंस मिलते हैं। अब अगर आप देखो, क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि प्रेजेंट डे का जो हमारा इंडिया का साउदर्न पार्ट है वहां पर ग्लेशियर हो सकते हैं, जबकि हमें अब पता है कि ये पार्ट जो है इक्वेटर के पास है और यहाँ पर टेम्परेचर हाई रहता है, तो ग्लेशियर होने का तो कोई सवाल ही नहीं होता यहाँ पर। लेकिन इसके साउदर्न पार्ट में हमें क्या मिलते हैं, ग्लेशियर के डिपॉजिट्स मिलते हैं रॉक्स में, और यही डिपॉजिट जो हैं वो हमें साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका में भी मिलते हैं। तो इतने ह्यूज डिस्टेंस पर सेम जो है टिलेट्स का मिलना क्या शो करता है कि दे वर अ पार्ट ऑफ अ सिंगल मास लैंड दैट वाज गोंडवाना लैंड, कि ये कहीं ना कहीं किसी एक पार्ट के ही जो है हिस्से थे, दैट वाज गोंडवाना लैंड, कि यहाँ पर हमें इन सब में ही इसके जो है एविडेंस मिलते हैं। एंड फोर्थ इज प्लेजर डिपॉजिट्स। प्लेजर डिपॉजिट्स मीन्स मिनरल्स डिपॉजिट्स। अब मिनरल्स का जो प्रेजेंटेशन है या डिपोजिशन है वो हमें आज की जो प्रेजेंट कंडीशन है उससे बिल्कुल रिवर्स मिलता है। अब क्या है कि यहाँ पर अफ्रीका का ये जो घाना कोस्ट है, दैट इज घाना कोस्ट, यहाँ पर जो है हमें गोल्ड डिपॉजिट्स मिलते हैं। इस एरिया में गोल्ड डिपॉजिट्स मिलते हैं, बट गोल्ड कंटेन करने वाली रॉक्स नहीं है। यहाँ पर डिपॉजिट है बट रॉक्स नहीं है, ठीक है। तो बिना गोल्ड डिपॉजिट्स रॉक्स के यहाँ पर हमें गोल्ड मिलता है, जबकि जो साउथ अमेरिका का जो ये ब्राजीलियन पार्ट है, ये जो ब्राजीलियन पार्ट है इसमें हमें क्या मिलता है, यहाँ पर हमें सारे में क्या मिलती है, गोल्ड माइंस मिलती है। यहाँ पर ऐसी रॉक्स मिलती हैं जिनमें गोल्ड होता है। तो इट मीन्स यहाँ गोल्ड नहीं है, यहाँ गोल्ड है, यहाँ माइंस नहीं है, यहाँ माइंस है। तो इट मीन्स व्हाट इट डिनोट्स दैट दे वर द पार्ट ऑफ सिंगल लैंडमार्क। क्या हुआ होगा कि जब ये पार्ट स्प्लिट हुआ तो ये पार्ट आपने देखा कि अब ये इस कंडीशन में नहीं है हमारा साउथ अमेरिका, ये जो है हमारा स्ट्रेट कंडीशन में है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है स्ट्रेट कंडीशन में हमें साउथ अमेरिका नजर आता है। अब ये साउथ अमेरिका की जो स्ट्रेट कंडीशन है, इट मीन्स ये धीरे धीरे सीधा हुआ, सीधा होने की वजह से जो है इसके जो गोल्ड डिपॉजिट्स हैं वो भी यहाँ पर ड्रॉन आउट हो गए, यहाँ पर गिर गए। तो इट मीन्स इस एरिया में जो है अफ्रीका में हमें सबसे ज़्यादा गोल्ड माइंस मिलती हैं। इसका रीज़न क्या है कि यहाँ पर गोल्ड डिपॉजिट्स जो है ब्राज़ीलियन जो ये पार्ट है, कोस्टर्न पार्ट है, ईस्टर्न साउथ अमेरिका है, यहाँ से जो गोल्ड है वो क्या हो गया, यहाँ पर ट्रांसफ़र हो गया, यानी यहाँ पर ड्रिफ्ट हो गया when the साउथ अमेरिका was splitting from the अफ्रीका। तो धीरे धीरे ये जो पार्ट है वो ऊपर चला गया और यहाँ के गोल्ड जो है डिपॉजिट इसमें चले गए, इसलिए हमें यहाँ पर जो है माइंस मिलती है और यहाँ हमें गोल्ड डिपॉजिट्स मिलते हैं। तो इट मीन्स दे वर द पार्ट ऑफ वन सिंगल लैंड मास। नेक्स्ट वर्स इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स यानी कि जो हमारे एनिमल्स और वेजिटेशन है उनकी भी जो साइंटिस्ट है वो स्टडी करते रहते हैं। तो नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स।
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स कि अब जो उनके डेड रिमेन्स हैं उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आइडेंटिफाई किया गया कि ऐसे फॉसिल्स मिले हैं लेम्यूर्स के अक्रॉस इंडिया, उसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। मेडागास्कर, अफ्रीका, इन सब में भी हमें उन्हीं सेम जो है जो भी इन फॉसिल्स हैं उन हमें मिलते हैं। कहाँ कहाँ पर, जो हमारा इंडिया है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, इनके नीचे के पार्ट में हमें सेम फॉसिल्स मिलते हैं। तो इट मीन्स ये कहीं ना कहीं अफ्रीका के पास ही आपका इसका एक आइलैंड है मेडागास्कर, यहाँ पर भी हमें सेम फॉसिल्स जो हैं उनकी प्रेजेंटेशन मिलती है। इसी तरीके से जो मेसोसॉरस रैप्टाइल है वो भी एक किस में होता है, एक ब्रैकिश वाटर में होता है, यानी ओशनिक वाटर में जो है वो मिलता है। लेकिन इसके स्केलेटन्स जो हैं वो हमें सारे जो है साउदर्न पार्ट में मिलते हैं, यानी साउथ अफ्रीका में भी इसमें मिलते हैं, ब्राज़ील में भी मिलते हैं। तो इट मीन्स ये दोनों एरिया ही एक दूसरे से 4800 किलोमीटर की दूरी पर हैं, लेकिन यहाँ पर हमें अमेरिका और अफ्रीका दोनों में ही हमें सेम फॉसिल्स मिलते हैं दोनों साइड। तो इट मीन्स यहाँ पर ये दोनों ही कहीं ना कहीं एक जैसी क्लाइमेट फेस करते थे, एक जैसा लैंड मास था। क्लाइमेट क्यों फेस करेंगे, क्योंकि ये एक ही लैटिट्यूड्स पर थे, एक ही लॉन्गिट्यूड्स पर थे, एक सिंगल लैंड मास था, तो एक जैसी क्लाइमेट यहाँ प्रिवेल करती थी। तो क्लाइमेट जो है वो वेजिटेशन और जो हमारे एनिमल्स वाइल्ड लाइफ है उसमें वेरिएशन लेके आती है। तो जब एक जैसा क्लाइमेट होगा तो वहाँ पर क्या होगा, एक जैसे वेजिटेशन कवर या वाइल्ड लाइफ भी होगी। सो वी फाउंड द सिमिलर फॉसिल्स आइदर साइड्स ऑफ द oceans. These are the evidence which he gives to prove his theory. Now, what were the forces? Now the question is, why these continents split? कि ये continents जो हैं वो split क्यों हुए? ऐसे क्या force थी उनके पीछे कि जो ये split हो गए? That was another question, and he answered that there were two forces which were working for their separation. These were, first was the first polar fleeing force, and the second is tidal force. उसने माना कि ये दो फोर्स हैं जिसके कारण कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट होना शुरू हुए। व्हाट इज पोलर फ्लिंग फोर्स? अब आप जानते हो कि जो हमारी अर्थ है वो बिल्कुल स्क्वायर नहीं है, ठीक है। इट इज कंप्राइजेस ओवर द पोल्स, जो है ये पोल्स पर जो है कंप्राइजेस है, यहाँ पर परफेक्ट सर्कल बनाती नहीं। इसका रीजन क्या है, क्योंकि अर्थ जो है वो क्या करती है, अपने एक्सिस पर रोटेट करती है। अपने एक्सिस पर रोटेट करने की वजह से ये जो अर्थ का पार्ट है वो क्या हुआ है, थोड़ा पिचका हुआ है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो अर्थ का अपना एक मैग्नेटिज्म है, पॉल मैग्नेटिज्म, अब वो जो है वो डिफर हो जाता है। क्यों? क्योंकि जहाँ मैग्नेट होगा वो क्या करेगा, जो मैग्नेटिक चीज़ें हैं उनको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। जो मिनरल्स मैग्नेट कंटेन करते हैं, आयरन कंटेन करते हैं, वो मैग्नेट उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। अब अर्थ रिवॉल्व कर रही है, यहाँ से ये पिचक जाती है और यहाँ से जो इसका मैग्नेटिज्म है वो सारा कहाँ पर है, कोर में है। कोर में मैग्नेटिज्म होने के कारण जितना भी मटेरियल है वो क्या करता है, टुवार्ड्स द कोर मूव करना शुरू करता है। इसी वजह से जो अर्थ है, सो द मटेरियल्स ड्रिफ्टेड टुवार्ड्स द सेंटर फ्रॉम द पोल्स। तो अर्थ के पोल से सेंटर की तरफ जो मटेरियल है वो ड्रिफ्ट करता है। विच मटेरियल? विच कंटेन्स आयरन कंटेंट, एंड बिकॉज इट इज द मैग्नेटिज्म पार्ट ऑफ द अर्थ। सो यही वजह जो है, यही रीजन उन्होंने बताया कि दिस वाज अ फोर्स विच लेड टू द ड्रिफ्टिंग ऑफ द कॉन्टिनेंट। सेकेंड इज द टाइडल फोर्स। टाइडल फोर्स जनरेट ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून। मून की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके कारण टाइड्स आते हैं। अब यहाँ पर आप कहोगे कि सन की ग्रेविटेशनल फोर्स जो है मून से ज़्यादा है, बट डिस्टेंस भी ज़्यादा है। जो अर्थ पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है वो मून की ग्रेविटेशनल फोर्स का पड़ता है, जिसके कारण टाइड्स आते हैं।
and Alfred Wegener suggests that due to these forces the continents drifts from one another, कि टाइडल्स के कारण जैसे कि पानी ऊपर उठता है ऐसे ही उस फोर्स के कारण जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो भी आपस में स्प्लिट होना शुरू हो गए. So he suggested these two forces behind the drifting of the continents, but most of the scientists did not recommend these forces or these forces so sharp or so strong that could drift the continents. कि इसलिए जो है एल्फ्रेड वैगनर की थ्योरी को एक स्टार्टिंग ज़रूर माना जाता है जहाँ पर ये समझा जाता है कि सारे कॉन्टिनेंट्स कभी एक थे, लेकिन इसके पीछे कंसेप्ट क्या था, क्यों थे, ये जो है वो पूरी तरह से वो डिफाइन नहीं कर पाए. अब इसको पढ़ने के लिए हम अपनी नेक्स्ट थ्योरी करेंगे इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. हैव अ नाइस डे.